अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, ये समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि काव्य किसे कहते हैं। काव्य का अर्थ होता है साहित्य, और काव्य और साहित्य के अंदर गद्य और पद्य दोनों ही शामिल हैं। गद्य का मतलब है कहानी, उपन्यास, एकांकी, निबंध, ये सारे गद्य हैं। और पद्य में क्या आता है, सिर्फ कविता। तो कविता के मतलब होता है पद्य, और गद्य में क्या आता है, कहानी, उपन्यास वगैरह आते हैं। और ये गद्य और पद्य किसके भाग हैं, काव्य के। तो काव्य जो शब्द है वो एक विस्तृत शब्द है। काव्य के दो भाग है, गद्य और पद्य। गद्य का अर्थ हो गया आपके कहानी, उपन्यास, एकांकी, और पद्य में आ गए आपके कविता। अब आगे मैं आपके गद्य और पद्य ये शब्द काम में लूँगा। पद्य का मतलब है कविता, और गद्य का मतलब है कहानी, उपन्यास, निबंध। अब अलंकार जो है वो हम कविता में प्रयोग में लेते हैं, ध्यान रखना है ना। अलंकार कहाँ अलंकारों की बात कहाँ कर रहे हैं, अभी कविता के अंदर कर रहे हैं। कविता के अंदर अलंकारों की बात करें, अर्थात क्या कर रहे हैं, पद्य में। अब आपके सामने कोई 4 लाइनें लिखी हुई हैं, आप कैसे पता करोगे ये जो 4 लाइनें हैं ये पद्य है या गद्य है? कैसे पता करोगे इस बात का कि ये पद्य है कि गद्य है, ये कविता है कि कहानी है ना। आप कहोगे कि मैं पहले देख लेंगे कि एक लाइन में कम शब्द लिखे हुए हैं तो वो कविता है, और पूरे लाइन भर के लिखा हुआ है तो वो कोई कहानी या उपन्यास या कोई निबंध होगा, यानी कि गद्य होगा। या हम उसको पढ़ के देख लेंगे कि वो कविता जैसा लग रहा है क्या, नहीं तो वो कविता नहीं है। देखो ऐसा नहीं है, इसके अंदर क्या होता है कि छंद जो होता है ना, वो किसी कविता को कविता बनाता है। अगर किसी पद्य, आप समझो कोई 4 लाइनें लिखी हुई है, अगर उसके अंदर छंद है तो वो कविता है, और अगर छंद नहीं है तो वो कविता नहीं है। उन 4 लाइनों को हम कविता नहीं कह सकते अगर उसके अंदर छंद नहीं है। तो अगर छंद है तो हम उसे कविता कह सकते हैं, उन 4 लाइनें जो लिखी हुई है उनको। अब छंद क्या होता है, देखो छंद का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब, ये छद धातु से बना है, संस्कृत की छद धातु से बनता है, जिसका मतलब होता है ढकना। किसी चीज़ को ढक देते हैं ना हम, या आवरण, किसी आवरण से ढक देना। अर्थात जब कविता लिखी जाती है तो कविता में क्या होता है कि जो ग्रामर जो होती है, कोई भी कविता हो, किसी भी भाषा की हो, कविता के अंदर उस भाषा की ग्रामर को, मतलब उस ग्रामर को काम में नहीं लिया जाता, उसे तोड़ दिया जाता है। और चूंकि उस तोड़ी हुई ग्रामर तोड़ दी, हम ग्रामर का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो इस कमी को ढकने के लिए कवि जो भी जतन करता है वो क्या कहलाता है, छंद कहलाता है। क्योंकि छंद में उसको ढक रहा है, उसको आवरण दे रहा है। किसको ढक रहा है, वो ढक रहा है वो जो ग्रामर को उसने तोड़ा है, सारी ग्रामर बिगाड़ दी उसने। वो जो सारी ग्रामर बिगाड़ी है उसको अब ढकेगा। कैसे ढकेगा वो, क्योंकि अब वो जब लिखेगा ना तो ग्रामर तो सारी खराब हो गई उसकी, उन लाइनों की, लेकिन अब उसके अंदर वो क्या ऐड करेगा, वो ऐड करेगा नाद सौंदर्य, गूंज, एक लय, एक संगीत। वो शब्दों को ऐसे लिखेगा, ऐसे उसको सेट करके लिखेगा कि जब उसको पढ़ा जाएगा तो अपने आप ही संगीत निकलने लग जाएगा उसमें से। एक जो कहते हैं ना गानपन जिसको कहते हैं, जो रागात्मक जो तत्व होता है, वो जो नाद होता है, वो जो लय होता है, वो जो एक जो क्रम जो कवि जो रखता है, वो ऐसा रखता है कि उसमें गूंज पैदा हो जाती है, एक नाद सौंदर्य आ जाता है। चाहे वो ग्रामर टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें वो ऐड क्या कर देता है, नाद सौंदर्य, संगीत ऐड कर देता है। जो फिल्मी जो गाने लिखने वाले होते हैं ना, या जो भी भजन लिखते हैं, जो भी कविता लिखने वाले होते हैं, ये क्या करते हैं, इनको पता होता है कि इसको गाया जाएगा,
इसको बोला नहीं जाएगा, इसको गाया जाएगा। तो उस गाने में सहूलियत हो, वो किसी न किसी राग के अनुकूल हो जाए। तो इसलिए वो कविता को एक इस तरीके से लिखते हैं कि उसके अंदर एक रागपन आ जाता है, एक गानपन आ जाता है, एक नाद सौंदर्य आ जाता है, एक गूंज आ जाती है उसके अंदर, ताकि जब उसे किसी न किसी राग के अंदर गाया जाए तो वो क्या हो जाए, उसके अंदर फिट बैठ जाए। वो गाने में क्या होती है, आसान कर दे। गाने के लिए आसान बनाने के लिए कवि शब्दों के साथ जो खिलवाड़ करता है, शब्दों को आगे पीछे करता है ना, वो क्या है, उसके अंदर छंद बैठाता है, वो उसके अंदर नाद सौंदर्य बैठाता है, उसके अंदर गूंज लेकर आता है, उसके अंदर एक लय लेकर आता है, ताकि जब बोला जाए उसको तो एक क्या सहूलियत हो बोलने के अंदर, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे लगे कि जैसे बहता हुआ जल होता है ना, वैसे बहता हुआ ये जो शब्द निकल रहे हैं, जो अपने आप ही अनायास ही आगे से आगे जैसे बोलते जा रहे हैं, और हमें आगे के आगे शब्दों को बोलने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है, क्योंकि उनमें एक लय है। इससे क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। और ये जो छंद है, ये अगर किन्हीं लाइनों के अंदर है तब हम उसे कविता कहेंगे, और जैसे ही इस छंद को उन लाइनों से बाहर निकाल दिया जाता है तो अब वो जो लाइन है वो कविता नहीं कहलाएगी, वो पद्य नहीं कहलाएगा, अब वो गद्य कहलाएगा। चाहे कहानी की 4 लाइनें हो कह दो उसको, चाहे किसी निबंध की हो, चाहे वो किसी उपन्यास की हो, चाहे वो किसी एकांकी की हो, लेकिन वो कविता नहीं होगी अगर उसके अंदर छंद नहीं है, अगर उसके अंदर नाद सौंदर्य नहीं है, गूंज नहीं है अगर उनके अंदर, तो अब उसके हम कविता नहीं कहेंगे। अब छंद जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक आपके हो गया मात्रिक छंद और एक हो गया वर्णिक छंद। मतलब छंद ऐसा समझ लो कि अभी मात्रिक छंद क्या होता है, वर्णिक छंद क्या होता है, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हमको अलंकार पढ़ना है ना। कहने का मतलब हो गया कि लिखने की जो शैली है वही क्या है, छंद है। कविता को ऐसे लिखना ताकि उसमें संगीत पैदा हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उस लिखने की शैली को क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। तो लिखने की बहुत सारी शैलियाँ होती है, तो बहुत प्रकार के छंद हो जाएंगे। तो ये तो हो गया लिखने के तरीके को क्या कहते हैं, हम छंद कहते हैं। अब रस किसको कहते हैं? रस का मतलब है आनंद, है ना। आपने कोई कविता सुनी या पढ़ी, और पढ़ने के बाद आपको आनंद की अनुभूति, मज़ा आ गया कविता पढ़ के। आपने सोचा है क्या कविता लिखी है, क्या भाव लिखे हैं कवि ने, वाकई में आनंद आ गया, तो इसका मतलब उस कविता के अंदर रस है। और अगर आपने कोई कविता पढ़ी और उसमें आपको आनंद की अनुभूति नहीं हुई, आपने कहा बेकार कविता, ये रद्दी एकदम कविता, तो इसका मतलब उसमें रस नहीं है। और जिस कविता में रस नहीं होता ना, वो कविता वो ऐसा समझ लो कि वो कविता क्या है, मरी हुई कविता है। अगर किसी कविता के अंदर रस नहीं है तो वो कविता क्या है, मरी हुई कविता है। कविता तो है, वो कविता तो है, ऐसा नहीं कह सकते कि वो कविता नहीं है। कविता तो है वो, क्यों? क्योंकि उसके अंदर छंद है। लेकिन उस कविता की आत्मा क्या है? वो आत्मा है रस। अगर आपको पढ़ते ही कविता अच्छी लगी तो इसका मतलब उस कविता के अंदर उसकी आत्मा है, रस है, आनंद है। और अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है, वो बेकार लग रही है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें रस नहीं है, आनंद की अनुभूति नहीं है, उसकी आत्मा ही नहीं है। रस क्या है? कविता की आत्मा है, ठीक है। अब कविता का शरीर क्या है? देखो, ऐसे जो हिंदी जो साहित्य के जो साहित्यकार हैं या जो कवि लेखक है, कवि है, उन्होंने इसको जो डिफाइन किया, जब उसको परिभाषित किया, उसको जब समझाया है, तो एक नायिका के उदाहरण के माध्यम से इसको समझाया है। कवियों ने ये कहा है कि कोई नायिका है जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसमें लावण्य है। सुंदरता का मतलब क्या? लावण्य। लावण्य का मतलब क्या होता है? लावण्य जो शब्द बना है वो लवण से बना है। लवण का मतलब होता है नमक। नमक, नायिका और नमक का क्या संबंध है? नायिका और नमक का ये संबंध है कि कोई नायिका है,
वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसमें लावण्य है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि उसके नैन नक्श बहुत ज़्यादा सुंदर है। नैन नक्श सुंदर होने का मतलब ये हुआ कि उसकी जो सिमेट्री है, अनुपात है, जैसे उसका फोरहेड जो है, उसका जो माथा है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसकी आंखें ज़्यादा छोटी नहीं है, उसकी नाक जो ज़्यादा लंबी नहीं है ना, उसके कान जो है वो ज़्यादा बड़े नहीं है। इन सभी के अंदर क्या है, उसके हाथ पैर ज़्यादा पतले नहीं है, ना वो ज़्यादा हाथ पैर उसके मोटे हैं। उसके जितने भी बॉडी पार्ट्स है उसके अंदर एक सिमेट्री है, एक अनुपात है, वो सारा अनुपात क्या एकदम परफेक्ट है। तो इससे हम क्या कहेंगे कि उसमें एक केमिस्ट्री है, उसमें एक अट्रैक्शन है उस नायिका के अंदर, उसमें खूबसूरती है, उसमें लावण्य है। तो ये जो लावण्य है, ये जो खूबसूरती है, इसकी तुलना कवि ने कर दी काव्य में रस से। अगर काव्य के अंदर रस है, यानी कि सिमेट्री है, किसमें? उसके भावों में, उसके छंद में, उसके शब्दों में, ओवरऑल वो कविता पढ़ने पर आनंद की अनुभूति हो रही है। नायिका को देखकर क्या सुंदरता, वो सुंदर लग रही है क्योंकि उसमें सिमेट्री है, उसके नैन नक्श सुंदर है। अब एक ऐसी नायिका जिसके नैन नक्श सुंदर है, अगर उसको मेकअप कर दिया जाए तो उसकी सुंदरता क्या होगी? और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे ही कोई कविता है, उसमें रस है, उसमें उसको पढ़ते आनंद की अनुभूति हो रही है, तो अगर उसका मेकअप कर दिया जाए उस कविता का, तो उस कविता का जो रस की जो अनुभूति है वो और ज़्यादा हो जाएगी। उसके अंदर जो भाव है ना, वो और तीव्र गति से जो पाठकगण हैं जो उसके हृदय में और तेज़ी से आने लग जाएंगे, और वो जो रस है ना, वो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा रस की प्राप्ति होगी पढ़ने वाले को। रस के उपकारक है ना, जैसे लावण्य का उपकारक जो नायिका है, उसकी खूबसूरती को उपकार करने वाले, उसको बढ़ाने वाले तत्व क्या है? वो है मेकअप, वो है ऑर्नामेंट, वो है ड्रेस। अगर ये क्या है, ये सारे अलंकार हैं। अलंकार का मतलब होता है सजाना। नायिका अपने आप को सजाती कैसे? मेकअप से। वो अच्छे गहने पहनती है, वो अच्छी ड्रेस पहनती है, इससे क्या होता है, उसकी जो खूबसूरती है वो क्या हो जाती है, और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी ही कविता है, उस कविता के अंदर क्या है, रस तो है, और अगर कवि ने अलंकारों का प्रयोग भी किया है तो वो अलंकार क्या हो गए, उस रस के उपकारक हो गए। उस कविता की जो खूबसूरती है, उस कविता का जो आनंद की, पढ़ने पर जो आनंद की अनुभूति हो रही है, वो और ज़्यादा होने लग गई। लेकिन ये कब होगा? जब उसे अलंकारों का ज्ञान होगा। अगर नायिका को मेकअप का ज्ञान नहीं है, उसे पता ही नहीं है मेकअप कैसे करना है, कैसे गहने पहनने हैं, कैसे कपड़े पहनने हैं, तो अगर उसको इसका नॉलेज नहीं है और वो मेकअप करती है, वो उस हिसाब से गहने पहन लेती है जिसका नॉलेज ही नहीं है, तो उसकी जो सुंदरता थी, जो प्राकृतिक जो सुंदरता थी, वो क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी। अगर उसने सही तरीके से मेकअप नहीं किया, सही तरीके से गहने नहीं पहने, है ना, और ओकेजन के अनुसार उसने कपड़े नहीं पहने, तो उसकी सुंदरता में क्या है, बढ़ोतरी नहीं होगी। अब उसकी सुंदरता क्या है, कम हो जाएगी। ऐसे ही कवि को अगर अलंकारों का ज्ञान नहीं है कि कब अलंकारों का प्रयोग करना है, कब अलंकारों का प्रयोग नहीं करना है, और कब अलंकारों का प्रयोग बहुत ज़्यादा करना है, जिससे क्या हो, वो रस क्या है, वो और ज़्यादा कवि के जो पाठकगण है उसके हृदय तक पहुँचे। देखो, अलंकार जो है वो रस के उपकारक हैं। रस के उपकारक होने का मतलब क्या है, वो जो रस जो उस काव्य के अंदर है, जो कवि ने उसके काव्य के अंदर डाला है, उस रस को एकदम चरम रूप में ले जाकर जो पाठकगण है उसके हृदय तक पहुंचाने का काम सहायक कौन है, वो अलंकार है। अलंकार क्या करते हैं कि जो कवि के हृदय में जो भाव थे, जो रस था, जो कवि ने उस कविता के अंदर डाला है, उस रस को पढ़ने वाले के हृदय तक पहुंचाने में सहायक कौन है, अलंकार है ना। अलंकार नहीं होंगे तब भी वो रस की अनुभूति कर लेगा पाठक, लेकिन अलंकार होंगे तो वो और ज़्यादा सहजता के साथ और तेजी के साथ, और मतलब उस कविता का जो उसमें जो पूरा रस है उसको निचोड़ के क्या है, उसका जो पाठकगण है उसके हृदय तक पहुंच जाएगा। अगर कवि ने सही ढंग से
उस कविता के अंदर अलंकारों का प्रयोग किया था, यानी कि उस कविता को सजाया। तो ठीक वैसे ही जैसे कोई नायिका है, उसमें लावण्य है और उसने सही मेकअप किया है, सही ढंग से उसने गहने पहने, एकदम सही ढंग से उसने कपड़े पहने, तो वो उसकी सुंदरता को क्या है, चार चांद लगा देंगे। ऐसे ही कवि को अगर अलंकारों का ज्ञान है और उसने अलंकारों का सही प्रयोग किया है, तो क्या है, रस क्या, उस जो काव्य का जो रस है उसकी अनुभूति जो श्रोतागण या पाठकगण जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब ये कविता को सजाने का मतलब क्या हुआ, ये समझ में नहीं आया, है ना। कि भाई नायिका तो अपने आप को सजाती है, ये तो हमें पता है, कविता को कैसे सजाया जाता है, उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि देखो, कवि क्या करता है कि अपनी बात को अलंकारों से सजाने का मतलब ये हो गया कि बात को थोड़ा घुमा फिरा के कहना, है ना। वक्रोक्ति जिसको कहते हैं, वक्र प्लस उक्ति। वक्र का मतलब होता है घुमा फिरा के, उक्ति का मतलब होता है बात। अपनी बात को घुमा फिरा के कहेगा और अतिशयोक्तिपूर्ण कहेगा, मतलब कि बढ़ा चढ़ा कर कहेगा। कवि जब अपनी बात को घुमा फिरा के कहता है या बढ़ा चढ़ा के कहता है, क्यों? क्योंकि वो भावों का उत्कर्ष दिखाना चाहता है। वो जो काव्य के जो भाव है उसको वो बाहर निकालना चाहता है, और वो बहुत मतलब उसको परिष्कार करके, उसको परिष्कृत करके, परिष्कृत का मतलब है, मतलब ऐसा समझ लो, वो जो भाव उसके अंदर छुपे हुए हैं वो सहज रूप में पाठक के हृदय तक पहुंचाने के लिए वो अपनी बात को थोड़ा घुमा फिरा के कहता है, बात को थोड़ा सा अतिशयोक्तिपूर्ण कहता है, बात में अपनी जो बात है उसमें थोड़ा चमत्कार लेकर आता है ना। उससे क्या होता है कि पढ़ने वाले को क्या, थोड़ा आनंद की अनुभूति होती है, थोड़ा रस आता है उसको, और वो रस तो उसके अंदर होता ही है। और वो जो रस है वो उस कवि के, पाठक के हृदय तक कौन पहुंचाता है? वो अलंकार। क्योंकि कवि ने अपनी बात को थोड़ा घुमा फिरा के कहा है, थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण में कहा है, थोड़ा चमत्कार ढंग से कहा है, थोड़ी उसको सजाया है, शब्दों को सजाया है उसने, है ना। शब्दों को सजा के उसने रखा है। एक एक शब्द जो है ना, जैसे नगीना गढ़ा जाता है ना, वैसे एकदम सजा के रखा है। कोई भी शब्द फालतू नहीं है, कोई एक्स्ट्रा शब्द नहीं है, और कोई भी शब्द कम नहीं है। एक किसी भाव को अभिव्यक्त करने के लिए जिन शब्दों की जितनी मात्रा में ज़रूरत होगी, उतनी मात्रा में उतने शब्दों को उसने लिखा है, और उन्हीं शब्दों को लिखा है, किसी दूसरे शब्द को नहीं लिखा है। और बात को थोड़ा घुमा फिरा के कहा है, थोड़ा चमत्कार लिख रहा है, थोड़ा उसके अंदर अतिशयोक्तिपूर्ण उसने कहा है। यही क्या है? अलंकार है। इसी से क्या है, इसी से क्या होता है, सजावट आती है उसके अंदर। किसके अंदर? कविता के अंदर। अब कवि जो है वो अपनी कविता को कई प्रकार से सजा सकता है, तो इसीलिए अलंकार जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया आपके शब्दालंकार और दूसरा हो गया आपके अर्थालंकार। अब शब्दालंकार क्या होता है, अर्थालंकार क्या होता है, वो मैं आपको आगे जो दूसरा इसका पार्ट है इसमें बताऊंगा।